Hello, bonjour, adab, assalamu alaikum to UIK show. Another exciting episode with some, every time we just invite different personalities. और आज के हमारे इस एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत हमारे पास है जिनका अगर मैं ज़िक्र करूं एक्सपर्ट के तौर पे तो ये काफ़ी नहीं होगा, बिजनेसमैन के हवाले से तो भी काफ़ी नहीं होगा। अगर मैं उनका ज़िक्र करूं किसी एक ऐसे शख्सियत के बारे में, उनको किसी ऐसी शख्सियत के साथ उसका मुआजना कराऊं कि जो शायद इस यूई मार्केट की इकॉनमी पे सबसे ज़्यादा समझ रखते हैं, तो वो गलत ना होगा। लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, और अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे को फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो इट राइट नाउ। आज के हमारे प्रोग्राम में जो गेस्ट हैं उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान से निकलने के बाद एक जो जर्नी उन्होंने तय की वो बड़ी बेहतरीन थी। यकीनन उसके जर्नी से हम बहुत कुछ सीखेंगे। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबे पंजाब से है, लेकिन राइट नाउ वो मुत्तहिदा अरब इमारात में एक कंपनी नहीं, दो की नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, सात नहीं, बल्कि 10 से ज़ायद कंपनीज़ के फाइनेंस को डील कर रहे हैं। वो यूई की इकॉनमी पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी ओपिनियन रखते हैं। वो अगर मैं कहूँ कि इस मिडल ईस्ट इकॉनमी, मिडल ईस्ट की जो ऑयल मार्केट है उसके ऊपर इसका एक अच्छा खासा ग्रिप है, तो गलत नहीं होगा। आज हमारे पास मौजूद हैं सैयद आसिफ साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। आसिफ साहब, इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ बातें आपके बारे में की हैं, लेकिन जो 80% चीज़ें थी वो अभी तक मैं आपके बारे में बयान नहीं कर पाया हूँ। तो आज वो दिन है कि आज आपसे मैं वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? उबैद, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। और इस अपॉर्चुनिटी का कि जहाँ पे मिल बैठ के हम अपने घर से बाहर निकल के अपनी जो हमारी एक जर्नी है, हमारी जो मार्केट के ऊपर जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आज लोगों के सामने हम शेयर करें। ठीक है, एक तो वो है आसिफ जिसको लोग जानते हैं। अक्सर मैं अपने गेस्ट से सवाल करता हूँ, वो सवाल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि मोस्टली people know you as an expert, as an oil expert, as a business, consultant, as a, oil expert. तो इन सारी चीज़ों से हट के, एनालिस्ट से हट के, एक बिजनेस कंसल्टेंट से हट के, ये आसिफ, आज का आसिफ उस आसिफ से कैसे बना जो पंजाब के एक छोटे से देहात में पला बड़ा, गुर्बत से उन्होंने ये गुर्बत की उस लकीर से अपने आप को निकाला। हम वो आसिफ जानना चाहते हैं। उबैद, यहाँ आने से पहले मैं एक दोस्त से जिक्र कर रहा था, मैंने कहा उबैद यूसुफ खान एक मशहूर प्रोग्राम एंकर हैं, उनसे उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो मैं रेडी हूँ कि आपकी तरफ से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन इतना मुश्किल कि अपना वो हिस्सा जो लोगों से एक पर्दे में है उसके ऊपर बात करना एक मैं समझता हूँ थोड़ा मुश्किल है। जर्नीज़ के हवाले से बात करूं या अपने जहां से मेरी बिलोंगिंग है वहां से बात करूं, आपने इंट्रो में बताया पंजाब से हूं, बिल्कुल मैं पंजाब सियालकोट से मेरा तल्लुक़ है। सियालकोट के साथ एक समड़ियाल सिटी है, अब तो तहसील है, तो वहाँ से मेरा तल्लुक़ है। उबैद, मैं समझता हूँ कि किसी भी बच्चे के जो पहले 12-15 साल हैं, स्पेशली उस इरा की जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, 80s 90s की, तो वो वहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। अपॉर्चुनिटीज़ भी सेम थी, मुश्किलात भी सिमिलर थी। यानी एक गरीब घर में पैदा होना ये कोई अनोखी बात नहीं थी। पाकिस्तान के तकरीबन 60 से 70% तबका यही है। ठीक है। मुफलिसी में ज़िंदगी गुजारना, स्ट्रगल करना, तो ये जो पहले 15 साल थे उसमें सबके पास अपॉर्चुनिटी एक जैसी थी। तो मैं उसको कभी भी कभी ऐसे पेश नहीं किया कि यार मैंने वो 15 साल। एजुकेशन के बारे में बताइएगा, उस पर भी आते हैं। कैसे आपका जो एजुकेशन का पूरा ये एक टाइम गुजरा है, आसानी के साथ आपको तालीम मिली, इतने पैसे थे, अफोर्ड कर पाए इस तालीम को, और कहाँ तक आपने अभी माशाल्लाह तालीम की है? जो मैट्रिक तक की तालीम थी वो थैंक्स टू द गवर्नमेंट दैट टाइम को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे हम लोग। वो जो गवर्नमेंट स्कूल जिन्हें टाट स्कूल भी कहा जाता है, बट आई एम वेरी प्राउड टू बी टाट स्कूल से पढ़ा है। टाट स्कूल से, और मुझे बीकन हाउस किसी मिलीनियम के नहीं पढ़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा, और मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ उसके उस्ताज़ा के से जो मेरा लगाव था, जितना मुझे उन्होंने पुश किया है,
तो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ। ओके। तो मैट्रिक मेरा वहाँ से हुआ, फिर उसके बाद मैंने सिटी में चला गया, वहाँ से मैंने कॉमर्स लाइन ज्वाइन किया, फिर बैचलर किया, बैचलर के बाद फिर मैंने पिफा किया, पिफा के बाद MBA किया, और फिर मेरा जर्नी यहाँ UAE में हुआ। UAE आके मैंने CPA और फिर MPhil किया। तो एजुकेशन तो यहाँ तक, और मैं समझता हूँ कि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है को कभी भी स्टॉप नहीं होती, तो वो आप लगे ही रहते हैं। रिसेंटली मैंने कैम्प्स एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्टिफिकेशंस हैं, वो भी मैंने USA से की है। ग्रेट। तो ये जो आपका पूरा आपकी जो पूरी जर्नी रही है, क्या समझते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल था उसमें, या नॉर्मली आप जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब ये बड़ा बंदा है तो इतनी आसानी के साथ गया होगा, कोई इतनी ख़ास मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा होगा उनको? उबैद, ये जो बड़ा बनने का चाम है, या बड़ा असल में हम लोग देख रहे होते हैं जो नॉर्मल लाइफ में कहते हैं कि बड़ा वो आदमी है जी जिसके पास पैसे हैं। अगर उसी ही कंटेंट्स में देख लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो बड़ा बनने का चाम भी वही फील कर सकता है जो पहले गरीब है। तो जो पहले ही अमीर है उसको उसका चाम का तो वो फील नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे सवाल को इस तरह बनाऊं कि उस ट्रांजिशन फेस के बारे में क्या कहेंगे कि जब आपके जेब में आप 100 रुपये जेब में रखने के लिए तरस रहे हैं, और राइट नाउ आप अपने जेब में, अपने अकाउंट्स में $1 मिलियन के माशाल्लाह मालिक हैं? अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। थोड़ा सा कम कर देते हैं, टैक्स का डर भी होगा। एक्चुअली मैं ना उस जर्नी में जाना नहीं चाह रहा जिसमें आप मुझे धकेल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप छोड़ेंगे नहीं उस बात को। अब मैट्रिक से निकला तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना मेरे लिए, वही गुर्बत तो थी। मैंने कहा कि मैंने कभी भी अपनी कमज़ोरी नहीं फील की कि मैं गरीब हूँ। और मैं हमेशा उन लोगों से भी कहता हूँ कि जो गरीब पैदा होते हैं, गरीब घरों में रहते हैं, तो कभी अपना इस बात के ऊपर कभी इतराज़ करें ही ना, इस बात के ऊपर कभी ये ना क्लेम करेंगे यार ये हो गया वो हो गया। मैं ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा हट के रहने वाला बंदा हूँ। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, मुश्किलात आती हैं, और मुश्किलात ही ऐसी हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपके लिए रास्ते तय करती हैं। तो फर्स्ट ईयर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। गांव से उठ के सिटी में गया, और ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट टाइम आई वाज अनएबल टू स्पीक प्रॉपरली उर्दू। मुझे ट्रोल किया जाता था। पंजाबी बोलता था। कॉलेज गया फर्स्ट ईयर में, सिटी में गया, डिफरेंट कल्चर से लोग थे। कल्चर तो हमारा एक, लेकिन देखिए फैमिलीज़ का अपना कल्चर है। सिटी में जैसे आपने कहा को अपने सर्कल से बाहर निकला तो डिफरेंट लोगों से, और वो सारे कुछ इंग्लिश बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, और वहाँ मैं जाके पंजाबी बोल रहा हूँ। तो मुझे बड़ा ट्रोल किया गया। मुझसे मिस्टर माजरा का खिताब भी दिया गया, मिस्टर शाह का खिताब भी दिया गया, और डिफरेंट। लेकिन फर्स्ट ईयर ऐसा गुजरा कि जब फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स आए तो मैंने बड़े अच्छे मार्क्स लिए। तो जब मेरे अच्छे मार्क्स आए तो मैंने देखा कि फिर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ, और फिर मैंने कुछ लर्निंग भी थी वहाँ पे। फिर लोगों का बिहेवियर भी चेंज होते हुए देखा, लोगों के साथ अटैचमेंट भी होती हुई देखी। टीचर के साथ उन्होंने बहुत मेरे साथ मेहनत भी करना शुरू की। तो वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएट जो अपना ये जो सेकंड ईयर था वो कंप्लीट किया। लेकिन उस दौरान मुश्किल थी। कुछ ऐसे मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात भी हुए जिन्होंने वो कहते हैं ना कि बंदे को हिला के रख देते हैं, बंदे को ऐसा लगता है कि यार अब सब ख़त्म हो गया। तो वो कुछ ऐसे इंसिडेंट भी थे। जानना चाहेंगे उन इंसिडेंट के बारे में भी, लेकिन उससे पहले मैं ये भी पूछूं, आपके सर पे वालिदैन का साया था जब आप पूरे इस कैरियर में स्ट्रगल कर रहे थे? उबैद, वालिद साहब तो द एज व्हेन मैं 5 साल का था वो दुनिया से चले गए। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बात में हमेशा रहता है, इंसान को एक फ़ील रहता है कि यार शायद मेरे वालिद साहब मेरे सर पे होते तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। लेकिन मैं थोड़ा फॉर्चुनेट इस वजह से भी रहा कि मैं घर में छोटा था, बड़े भाई थे, दोनों बड़े भाई, मतलब माशाल्लाह मेरे हम 4 भाई हैं, तो 3 बड़े भाई हैं, उनमें से 2 उस वक़्त काम कर रहे थे, कमा रहे थे और मेहनत मजदूरी कर रहे थे। तो उन्होंने कभी फ़ील नहीं होने दिया कि मेरे सर पे मेरे बाप का साया नहीं है। तो बड़े भाई ने हमेशा बाप बन के मेरा साथ खड़े रहे। वालिदा हयात है?
ये एक वो लम्हा है कि जहाँ पे मैं टूट गया था। मैंने बताया कि फ़र्स्ट ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स थे, बड़ा एक अच्छे लेवल पे जा रहा था, साथ स्ट्रगल तो थी, उसमें कोई शक नहीं है। एग्ज़ाम से 2 माह पहले सेकंड ईयर की मेरी वालदा दुनिया से चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और शायद ये वो लम्हा था जहाँ पे मुझे लगा कि यार आज मेरे सर से छत गई है। आई एम वेरी सॉरी। मुझे लगता है कि जब भी मैं अपनी माँ का जिक्र करता हूँ तो वो जो 16, 17, 18 साल का जो बच्चा था ना, वो बच्चा फिर सामने आ जाता है। तो एक मुश्किल टाइम था, एक मुश्किल दौर था। मुझे लगा कि सब ख़त्म हो गया। अटैचमेंट ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। आज भी याद करते हैं? बहुत याद करता हूँ। अटैचमेंट इतनी ज़्यादा थी कि मैं हॉस्टल से, प्राइवेट हॉस्टल में रहता था, तो जब मैं घर जाता था तो मैं अपनी माँ के पास होता था। यानी आप मान लें कि फ़र्स्ट ईयर का बच्चा माशाल्लाह समझदार होता है, तो फिर भी मैं अपनी माँ के पास होता था। और माँ के गुजरने के 1 महीना तक मैं उसकी कब्र पे सोता था। 2 महीने बाद एग्ज़ाम थे। माँ की बड़ी ख्वाहिश थी बेटा मेरा पढ़े। फिर उठा, झंझोड़ा, संभला और उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए फिर बाहर निकला, फिर हिम्मत की। और अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआएं थी, अल्लाह की करम नवाजी थी कि पास हो गया। मुझे नहीं लगता था कि मैं सेकंड ईयर में पास हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हम जैसे या मुझ जैसे लोग जो इतनी स्ट्रगल से निकलते हैं ना, हमारे यहाँ सप्ली का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं है, हमें हमारी अपॉर्चुनिटी जो है वो वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। वन टाइम है, नो डाउट। तो मेरे लिए वो एक बड़ा मुश्किल सा मरहला था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स अच्छे थे, सेकंड ईयर में भी मुनासिब मार्क्स आ गए, तो मेरा गवर्नमेंट में मेरिट आ गया और मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया। मैंने बैचलर्स बीकॉम किया वहाँ से, किला कॉलेज है सियालकोट का, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। तो ये आई एम रियली सॉरी। मैं असल में जब भी ये माँ का जिक्र है, ये एक ऐसा मेरी लाइफ का मरहला है। आपने जो बात की और आपके आंखों में जो आंसू मैंने देखे हैं, मुझे अपने पेरेंट्स याद आ गए। और शायद आपके साथ पहले भी जिक्र हुआ था कि अल्लाह ताला ये वक्त किसी को ना दे कहें कि उसके सामने उसके वालिदैन फौत हो जाएं। मैं अपने वालिद साहब की वो फौतगी का जो वक्त याद करता हूँ, इन माने मैं कभी नहीं भूला। और उस दिन के बाद मैं आज तक रोया नहीं हूँ। रोना आता नहीं है, ऑब्वियसली नहीं आता। ये नहीं कि इंसान को रोना आता नहीं है। कभी कभी कुछ लोग आपको देख के जीते हैं, आपको देख के उनके हौसले बुलंद होते हैं। तो कई दफ़ा आप अपने उस सर्कल से बाहर नहीं निकलते कि शायद मैं अगर आज टूट गया तो मुझे देखते हुए जो लोग अपना हौसला बरकरार रखे हुए हैं ना, वो टूट जाएंगे सारे। तो किसी एक का पत्थर होना ख़ानदान में बड़ा लाजिम है। तो मैं समझ सकता हूँ आपके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जब आप लीड कर रहे होते हैं, लोग आपको देख रहे होते हैं, आप उनका अल्लाह के बाद सहारा होते हैं, तो उस वक़्त बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर ही अंदर समा लेते हैं। बस सही है सर। निकलते हैं इस ये तो इस पे सालों भी बात करें तो शायद कम नहीं होगा। आते हैं सर आपके प्रोफेशनल कैरियर है। आपने पाकिस्तान से शुरुआत की। आपका जो अकाउंट्स और इकॉनमी, इसके साथ आपका लेन देन था। यूएई में कैसे आपने अपने कैरियर की शुरुआत की? उबैद, यूएई मैंने जब बैचलर कर लिया, मैंने साथ मेरे कुछ आर्टिकल्स चल रहे थे उस वक़्त, कुछ मेरे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे लगा कि अब मैं शायद पाकिस्तान मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है।
सारा वीक आप जब मेहनत करते हैं, आप घर जाते हैं, तो जब आप अपनी माँ की वो चारपाई जिस पे आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती कि जाके मैं वहाँ बैठूंगा, अपनी माँ के पास रहूँगा, वो नहीं होता था ना घर में। तो लगता था कि यार अब यहाँ कुछ नहीं है। सही बात है। तो फिर आप वहाँ से उस सारे सिनेरियो से भागते हैं। तो मैं बेसिकली मैं भी समझ लें कि उसी सिचुएशन में अपने आप को निकाला, बाहर आया। 2007 में यूएई में आया, और यूएई में आके ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल था मुझे याद है जब मैं यूएई में आया हूँ तो मैं एक विज़िट वीज़ा लिया। मुझे वो शख्सियत भी याद है, मैं उनका आज भी बड़ा एहतराम करता हूँ जिन्होंने मुझे विज़िट वीज़ा अरेंज करके दिया। और जिन दोस्तों के पास मैं उस वक़्त आया, मैं उनका भी आज भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आते सहारा दिया। लेकिन ये मैं अपने सुनने वालों के लिए भी कहूँगा कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे आइडिया नहीं था इस मार्केट का। मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस था, मेरे पास कुछ क्वालिफ़िकेशन थी, अधूरी क्वालिफ़िकेशन थी। मैंने MBA तो कर लिया था, लेकिन मुझे स्टिल लगता था कि मेरे पास प्रोफेशनल जो एजुकेशंस हैं वो होनी चाहिए। CA के आर्टिकलशिप थी मेरे पास, वो बैकिंग कर रही थी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ठीक। तो यहाँ आया, लेकिन यहाँ आते ही मुझे याद है कि 2 सितंबर 2007 को मैं जब यूएई लैंड किया तो मैं उस रात सोया नहीं। मैं शायद 1:30-2 बजे देरा में कहीं मेरे कज़न रहते थे, उनके पास आया। उस वक़्त आपके पास ये 5G नहीं था, 4G नहीं था, इंटरनेट की इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, मोबाइल की ऐसे निज़ाम था। बिल्कुल मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी उस वक़्त। ये किस सन की बात? मैं 2007 की बात कर रहा हूँ। 2007 की बात, ठीक है। 2007 के अंदर आज भी गल्फ तो यहाँ न्यूज़ पे है। क्राइसिस भी थे उस वक्त 2008 में क्राइसिस शुरू हुए। ठीक है। I'm lucky I came before the crisis and I have seen all this the recession circle. तो मैंने सुबह उठ के गल्फ न्यूज़, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था, आके किसी से पूछा, गल्फ न्यूज़ के गया, वहाँ से दुकान से वो 3 दिरहम या 2 दिरहम की, अब मुझे याद नहीं, गल्फ न्यूज़ ली। उसका एक जॉब्स कैटेगरीज़ का एक पेज था, उसके ऊपर जॉब्स देखी, उसी 2-3 घंटे में सब सॉर्ट आउट की। ईमेल्स नहीं होती थी, फैक्सेस होती थी, ईमेल्स बहुत कम थी, जाके फिर फैक्सेस की। इट्स वेरी हार्ड थिंग। आजकल अगर बंदा सोचे कि ईमेल्स ना हो, मोबाइल ना हो, व्हाट्सएप ना हो, डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी ना हो, यू आर जस्ट गोइंग टू सर्च फॉर योर जॉब थ्रू फैक्स, इट्स इम्पॉसिबल मैन। और इसमें जो एक और चीज़ थी वो ये था कि मुझे नहीं पता, मैं जहाँ फैक्सेस कर रहा हूँ अगर मुझे कॉल आ जाती है तो मुझे तो किसी लोकेशन का नहीं पता। Exactly. और जिस मैं कज़न के पास या दोस्त के पास आया हूँ, उसके एक्सेसिबिलिटी भी आज वाली नहीं है। ठीक। तो वो भी बेचारा अपना काम करता है, वो सुबह उठ के काम पे चला गया। ठीक। अब मुझे 10 बजे के करीब या 10:30 बजे की इंटरव्यू की कॉल आती है। द फर्स्ट डे व्हेन आई एंटर इनटू यूएई, And the I second spent day the you 3 got- hours. Okay. I spread my CVs and I got the first call. Imagine the call which I received from the company. उनकी वो भी company chartered accountant firm थी. And they said, "Are you available for the interview today?" I said, "Yes, I'm here for that." And I asked for the location. मुझे उन्होंने लोकेशन भेजी। Today आप किसी लोकेशन पे पहुंचना बहुत इजी है। आप किसी को व्हाट्सअप करें, आप कहें कि मुझे अपनी लोकेशन भेजें, आप लोकेशन पे वो लगाएं, आप ड्राइवर को दें एंड आप वहाँ पे। Exactly. मुझे वो लोकेशन मिली, आप उसको समझना, किसी दोस्त से हेल्प ली और मैं इंटरव्यू पे चला गया। इंटरव्यू पे भी गया एंड मुझे पहले इंटरव्यू पे पहली जॉब ऑफर हो गई। Wow. और कुछ सैलरी ऐसी थी कि मुझे लगा कि नहीं, कितनी थी उस वक्त? वो सैलरी मुझे 2,500 दिरहम ऑफर हुई थी। ओके। आजकल भी मेरे ख्याल में फ्रेशर को यही ऑफर हो रही है। somehow लेकिन मुझे एक बात थी, मैं लगता था कि मैं डिफरेंट हूँ, मेरे में कुछ ऐसा है कि मैं डिफरेंट करना चाहता हूँ। सेल्फ बिलीफ था। वो सेल्फ बिलीफ था। और मैं आज की जनरेशन को भी ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अपने अंदर सेल्फ बिलीफ पैदा करें, बड़ा सोचें, निकले ये छोटी सोच से। ठीक है। तो वो मैं कभी सोचता हूँ ना उबैद कि यार वो क्या हिम्मत होगी उस वक्त कि आप विजिट वीज़ा 1 मंथ विजिट वीज़ा पे आए हों, आपका पहला इंटरव्यू, और पहले इंटरव्यू पे आप इनकार कर दें। वाह।
और आई एम वेरी थैंकफुल द गाय हु ऑफर्ड मी द जॉब एंड ही सेड ओके यू हैव 10 days, your offer valid till next 10 days. Think, try your best. If you don't find the job, you come back. ओके तो मुझे एक आसरा मिल गया. मैंने कहा यार शाहजी निकलो, 10 दिन मिल गए हैं, 10 दिन में पूरी मेहनत करो. ओके फिर अगले 10 दिन में बहुत काम किया. आपको एक बात बताऊं, मैंने सुना था कि लोग कहते हैं कि जो जूते के तलवे हैं ना वो घिस जाते हैं. मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा. मेरे जूते के तलवे नीचे से घिस गए थे. भर दबई देरा दबई, भर दबई देरा दबई, भर दबई देरा दबई. ये जो दरमियान में वो जो कश्ती के थ्रू आते हैं, क्रीक जो है वो 1 दिरहम दे के तो आप कश्ती से सफ़र करते हैं. मैं वो सफ़र करता था. फिर उसके बाद पैदल सारा ये बैंक स्ट्रीट, ये सारी बैंक स्ट्रीट फिरता था. ओह माय गॉड. और फिर मुझे याद है कि 13 September, राइट आफ्टर 11 days, आई गॉट एन इंटरव्यू. और उस इंटरव्यू में मुझे उन्होंने जॉब ऑफ़र की. और मैंने वो जॉब जो है वो एक्सेप्ट कर ली. और वो फिर मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक नए दौर का आगाज़ हुआ वहाँ से. ओके ये जो आपने जो बात बताई है, और इसके साथ मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को. इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर ड्रीम्स, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट चेजिंग योर ड्रीम, देन बी रेडी जेंटलमैन. You be ready to cry, to fail, to be ignored, to be challenged, to be criticized, to be rejected. It's not a cup of tea कि जो हर बंदा आके आराम से ले सके. तो दिस इज़ समथिंग, उसके लिए हर इंसान को इन सारे मराइल से गुजरना होगा. यू शुड बी रेडी कि आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, आपको लोग डीमोरलाइज कर सकते हैं, आपको लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आपको लोग नीचा दिखा सकते हैं, आपको लोग ये कह सकते हैं कि आपके पल्ले नहीं है ये काम. लेकिन एक ऐसा बंदा अगर वो इन सारी चीज़ों को कहे नो आई कैन डू इट, एंड फाइनली ही डिड इट. उबैद, मुझे एक बात याद आ गई. मैं अपने व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगा, जो फेलियर है ना वो बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग करता है. ठीक. जो रिजेक्शन है ना वो आपको हिम्मत देती है, वो आपको बनाता है, वो बेसिकली आपको बिल्ड करता है, ग्रूम करता है आपको. राइट. मुझे एक वाक़या याद आ गया, इजाज़त अगर दें. मैं जब फर्स्ट ईयर में था, तो जब मैं कॉलेज गया तो मेरे पास साइकिल नहीं थी, बाईसाइकिल नहीं थी. ठीक है. उस बाईसाइकिल के लिए आप ये समझ लें कि कोई 25 किलोमीटर का रास्ता था, जो 6 किलोमीटर मैंने सुबह जाना होता था. ओके. सिटी में, वहाँ से फिर बस लेनी होती थी और सियालकोट सिटी में जाना होता था. ओके. तो वहाँ से जब वापस आता था तो एक मुझे ट्यूशन मिली. ओके. वो ट्यूशन 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उनको 500 पाक रुपीज़ की वो ट्यूशन थी. और जो सफ़र था मेरे घर से और उनके वो उस गाँव में, अराउंड 7 to 8 dirham राइट नाउ. 7 to 8 dirham. ओके. ठीक है. तो वो मुझे 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता था, 1.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था. तो एवरी डे मैं ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर पढ़ाने के लिए जाता था पैदल. ओके. मेरे पास साइकिल भी नहीं थी. ओके. फिर 1 महीने के बाद वहाँ से मुझे 500 रुपया वो ट्यूशन मिली. उस 500 के साथ मैंने एक और 500, मुझे याद है कि मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त थे, उनसे लिया. तो वो मैं 1000 रुपये की साइकिल ली. ज़बरदस्त. और फिर वो साइकिल से मैं वो जो 6 किलोमीटर वाला सफ़र था वो मैं तय करता था, क्योंकि वो 6 किलोमीटर के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे. एक मुझे आज भी याद है, एक दोस्त थे, उनके पास टैक्सी थी, वो मुझे सुबह हेल्प कर देते थे और वो मुझे वो समडियाल सिटी तक छोड़ देते थे. तो ये जो मुश्किलात हैं ना, ये आपको आगे बढ़ने के लिए आती हैं. बहुत सी चीज़ें, बहुत से टाइम गुजरा, बहुत से लोग मिले, तुम ये नहीं कर सकते. और आप यकीन करो, जब किसी ने ये कहा है ना कि यू कांट डू, मुझे अंदर से आवाज़ आई है कि हाँ मैं कर सकता हूँ. अब मैं लाजमी करूँगा, अब तो करूँगा. आसिफ साहब, थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा इमोशंस में चले गए हैं, तो मैं चाहता हूँ आई नीड टू आपको वापस लाने के लिए मुझे कुछ अलग सवाल पूछने हैं.
और मैंने कुछ सवाल इमोशंस पूछे, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा तो कि आपको दोबारा ट्रैक पे लेके आ सकूँ। सर कभी प्यार हुआ है या बार बार हुआ है? देखिए, इंसान है, इंसानी ज़िंदगी ज़ाहिर है वो जो इंसान है ना वो टाइम बड़ा कम है, तो मैं आपके वो ज़्यादा आप जो डिप्लोमेटिक आंसर्स देंगे तो उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे जवाब चाहिए होगा। जी प्यार हुआ है? जी। ठीक, ओके, ज़्यादा मैं आपको तंग नहीं करूँगा। अब आपसे मैं पूछने लगूँ अपने एक सेगमेंट के सवाल जिसके जवाब आपको देने होंगे बहुत शॉर्ट से, और मैक्सिमम टाइम आपके पास होगा एक आंसर का सिर्फ 10 सेकेंड। ठीक है सर, अगर आप इजाज़त दें तो हम शुरुआत कर सकते हैं। सर, इफ़ यू कुड गो बैक इन टाइम एंड चेंज वन डिसीजन यू हैव मेड, कौन सा ऐसा डिसीजन जो आप दोबारा करना चाहेंगे? मुझे मौका मिले तो मैं 2006 में जो मेरी शादी हुई थी वो नहीं मैं करूँगा। इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन। रॉन्ग डिसीजन। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सुना था कि हर बुराई में फिर खैर भी है, तो मुझे खैर भी उसमें मिला मेरी औलाद की शक्ल में। लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं वो काम नहीं करूँगा। व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट यू, जो लोग समझते हैं कि आप इस तरह हैं बट आप नहीं हैं उस तरह? अच्छा, मैं ना एक वी आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं आपके वो आंसर नहीं लूँगा। मैं रिलीजियस फैमिली से तल्लक है मेरा, और शायद कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं एक खास जो सेक्ट है उसकी तरफ मेरा झुकाव है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं एक आज़ाद सोच का मालिक हूँ, और मैं इत्तेहाद मुस्लिमीन के ऊपर मेरा बिलीव है, और मैं प्रैक्टिकली उसके ऊपर गामज़न हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, कैन यू शेयर अ मोमेंट ऑफ फेलियर जिससे आपने सीखा बहुत हो? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि इंसान सीखता ही अपने फेलियर से है, और अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे ही नहीं। तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो सीखने का जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको ये लेके चलना है। सर हमने बिल्कुल वो नहीं पूछा बिगेस्ट फेलियर क्या है जिसे आपने, वो एक ही बता दें, बात खत्म। डिप्लोमेटिक आंसर छोड़ दें। 2012 में मैंने एक बिजनेस शुरू किया था। ओके, मुझे लगता है कि वो बिगेस्ट फेलियर था। बिग समथिंग दैट हर्ट्स यू अ लॉट, कोई एक ऐसा इंसिडेंट? मेरे बारे में एक ऐसी परसेप्शन किसी ऐसे शख्स ने जो घर का शख्स था, तो वो क्रिएट की, वो मुझे बहुत तकलीफ दी थी। शेयर करना चाहेंगे? नहीं छोड़े। ओके, ठीक है। कौन सा ऐसा एडवाइस है जो आप सबको देना चाहते हैं कि यार ये वाला काम करें या ये इस वाले काम से बचें? कोई एक ऐसी नसीहत? उबैद, देखिए मैं लेकिन इसमें ये 10 सेकंड में नहीं, मैं ये आपको ये नहीं कहता। थोड़ा सा 15 सेकंड ले लें। हाँ, देखिए मैं एक बात कहता हूँ अपनी आने वाली ये जो जनरेशन है, नहीं उनसे भी ये कहता हूँ कि देखो, बड़ा सोचो। ठीक है, निकलो अपने खौल से। ठीक है। बड़ा सोचने के लिए ज़रूरी है कि वो सोच अंदर से पैदा हो, क्योंकि जब एक्सटर्नल सोच आती है ना, वो एक्सटर्नल सोच का जो इम्पैक्ट है वो लंबा नहीं रहता। ठीक है, उसको आपको सस्टेन करने के लिए आपको अपने अंदर वो पैदा करना है, डिसिप्लिन पैदा करना है, ठीक है, बड़ा सोचना है, गोल सेट करना है। गोल जब आप सेट कर लेते हो, फिर उस गोल के लिए आप कोशिश करो कि यार मैंने अब इसके ऊपर इसको हासिल करना है। मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम का ना उनकी बड़ी अच्छी बात एक लगती है। वो कहते हैं कि यार ख्वाब देखो, लेकिन जागती आंखों से देखो, सोती हुई आंखों से ख्वाब नहीं देखो। क्या खूबसूरत बात की उन्हें। सर, द मोस्ट चैलेंजिंग डिसीजन यू हैव एवर मेड? मेरी जो फर्स्ट जॉब थी ना, 2007 से 2009 तक, ओके, वो जॉब छोड़ना मेरे लिए चैलेंज था। ओके, क्योंकि एक सेट पैटर्न पे मैं काम कर रहा था, सैलरी मिल रही थी, रिसेशन था, और रिसेशन के साथ आपका क्विट करना जॉब का बहुत बड़ा एक मेरे लिए रिस्क था। ओके, ओके। वन थिंग यू कैन लिव विदाउट? मुझे लगता है मेरे बच्चे दे आर द मोस्ट प्रायोरिटी वन, आप उनको सबसे प्रायोरिटी पे रखना है। बीइंग ए सिंगल पेरेंट, मेरे लिए वो सबसे ऑल इन ऑल है। ऑल इन ऑल। और कौन से बच्चे से आप ज़्यादा प्यार करते हैं, इफ़ आई मे आस्क? मुझे पता है आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, सब बच्चे मेरे माशाल्लाह। आप घर में लड़ाई नहीं चाहते? बिगेस्ट फियर, कुछ खौफ?
यार देखें, जहाँ पे ना आपका अटैचमेंट होती है ना, वहीं से आपको वो फियर होता है। ओके सर, आते हैं ऑयल मार्केट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। पहले तो मुझे सर बताएं कि आपका जो प्रोफेशनल करियर है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करें। पहले तो अपने काम के बारे में बताइएगा ताकि उसके बाद हम चीज़ की शुरुआत करें। आप किस मार्केट में काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, और जो आपकी ऑब्जर्वेशन है। देखिए वैद, करंटली मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसका CFO। ओके कंपनी के अंदर हमारे पास डिफरेंट व्हीकल्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, तो वो उन सबको देख रहा हूँ। जो UAE के अंदर बेस करती हैं, टर्की में बेस कर रही हैं, जिनीवा में बेस कर रही हैं, UK में बेस करती हैं, तो ऑल ओवर मिडल ईस्ट एंड यूरोप, मिडल ईस्ट एंड यूरोप, एशिया। एशिया में, लेकिन हमारे जो मेन जो फ्लो है वो मिडल ईस्ट है और फिर यूरोप है। ओके गॉट इट। सर ये ऑयल के बारे में थोड़े से मैं आम सादा अल्फाज में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, हम ये जानते हैं कि मिडल ईस्ट ऑयल का गढ़ है। ऑयल कितने अकसाम में होती है, कैसे उसका लेन देन होता है, कैसे ममालिक आपस में इस ऑयल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक हाउ इट वर्क्स? अच्छा, ये काफ़ी बड़ा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है और इसको मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट करूँ। अगर आप ऑयल की इकसाम की बात करें तो देखिए, हम देखते हैं कि एक है नेचुरल ऑयल जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, एक और ऑयल है जिसे शेल ऑयल कहते हैं, जो कन्वेंशनल वे है उससे वो उसकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, फेयर इनफ। तो जो नेचुरल ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है और रिफ़ाइन करने के बाद वो डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके यानी जिसकी जितनी डेंसिटी हो या जिसका जितना वज़न हो, वो इस हिसाब से उसकी प्रोडक्ट का नेम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जो गैस है वो हवा है, ठीक है, तो वो लाइट होती है तो उसको गैस का नाम दे दिया जाता है। हमारे पास फ्यूल ऑयल है, थोड़ा सा वो उसकी डेंसिटी हाई है, फ्यूल ऑयल है, गैस ऑयल है, गैसोलीन है, फिर जेट ऑयल है, फिर उसके अंदर नाफ्ता है। तो डिफरेंट ये एग्जाम है। फिर बिचुमिन है, आपने देखा होगा ये जो रोड के ऊपर जो इस्तेमाल होती है। तो ये जो लास्ट प्रोसेस रह जाता है, सब कुछ निकाल के जो कचरा बच जाता है उसको हम बिचुमिन कहते हैं, और ये भी बिकता है। अच्छा, ये भी बिकता है जी सर। यूएई के इस मार्केट में, क्योंकि हम यूएई और गल्फ कंट्रीज की जो इकोनॉमी देख रहे हैं, मोस्टली डिपेंडेंट ऑन ऑयल। अब थोड़ा सा ये लोग चेंज कर रहे हैं, टूरिज्म की तरफ, IT की तरफ कर रहे हैं। कितना डिपेंडेंट है यूएई की इकोनॉमी ऑयल के ऊपर? देखिए, जो अगर तो बात की जाए हम 2010-9 के आफ्टर द रिसेशन, क्योंकि ये एक पॉइंट था जहाँ से मुझे ट्रिगर किया, जो मैं इस इंडस्ट्री में मूव हुआ। तो उस वक्त 85% ऑफ द यूए इकोनॉमी जो GDP था वो डिपेंड कर रहा था ऑयल के ऊपर। ओके लेकिन ये ग्रेजुअली जो अच्छी, इसमें मैं समझता हूँ जो यूए गवर्नमेंट की जो अच्छी बात है उसमें उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं कि वो ग्रेजुअली अपनी जो GDP है, इकोनॉमी है, उसको शिफ्ट कर रहे हैं नॉन ऑयल बिजनेसेस के ऊपर। और जिसकी वजह से आप देखें कि फ्रॉम 85 नाउ इट्स 65 to 70% ऑयल का जो एलिमेंट है वो रह चुका है। और ऑन दी अदर साइड इफ़ यू सी ऑन द दुबई में आपके पास रियल एस्टेट मार्केट बहुत तेज़ी से बूम कर रही है। आप बिजनेसेस देखें, आप इसको देख रहे हैं कि ये एक नेक्स्ट बिजनेस हब बनने जा रही है। ठीक है, आप देखें कि दुनिया के सबसे बेहतरीन जो बैंक्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, हेड ऑफिस बिजनेस के यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। और उसके बाद आप हेल्थ केयर के देखें, हॉस्पिटैलिटी देखें, टूरिज्म देखें, IT को देखें, AI को देखें, टेक्नोलॉजी को देखें। तो आई वुड आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, इवन इफ आई से आई वुड आस्क एक ऐसा सवाल जो शायद यूएई की इकोनॉमी या इसके एम्स और एम्बिशंस के ऊपर एक क्रिटिक होगी। फ्यू मंथ्स बैक, लाइक इन नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्ट, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस COP29 इफ यू रिमेंबर। तो उसमें जो प्रेसिडेंसी थी यूएई के पास थी और ग्रीन हाउस एनर्जी के ऊपर बात की जा रही थी। तो एक ऐसा स्टेट जिसकी एनर्जी लाइक उसके पूरी जो इस वक्त रिसोर्सेज चल रहे हैं वो सारे कार्बन से रिलेटेड, और वो एनर्जी जो कार्बन ज़्यादा एमिट कर रही है, तो वो जो एक स्टेट बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ इस ऑयल के ऊपर, इस ऑयल कंपनीज के ऊपर। आप इस सवाल को किस तरह देखते हैं? मैं ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि कुछ चीज़ें हैं जो उस वजह से मैं थोड़ा सा सेफ खेलने की कोशिश करूँ, बट किस तरह देखते हैं आप इसको? देखें, एक तो बात यह है कि जो ग्रीन एनर्जी है वो कम पोल्यूटेड है, इसमें कोई शक नहीं है।
अगर उसके सोर्सेज भी देखें तो सनलाइट से आप देख रहे हैं, ठीक है। आपको विंड से मिल रही है, आपको पानी से मिल रही है, ठीक है, गॉट इट। ठीक है। लेकिन जो दूसरी तरफ से इस फैक्ट को आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की ज़रूरत है, सोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं और जो ज़रूरत है वक्त के साथ साथ वो रहेगी। तो फिर इसमें डबल गेम क्यों खेल रहे हैं ना? अगर ज़रूरत है तो इट शुड बी लाइक प्रियोरिटी कि ठीक है वो एक नुकसान दे रहा है, बट ये है प्रियोरिटी में रख रहे हैं। तो वन साइड पे अगर आप यूएई की इकोनॉमी को, या जितने भी आपके इस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, वो इसको थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ पे इम्पोज करें कि आप इसको थोड़ा सा कम कर दें, बट फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज़ आप इसमें यूएस को देख लें, चाइना को देखें, इसमें आप सिवाय कुछ कंट्रीज़ जो इस वक्त जापान है जो इससे अपने आप को बहुत ज़्यादा निकाल रहा है, इवन पाकिस्तान में इसकी बहुत कमी है, पाकिस्तान भी अब इस पर काम कर रहा है, लेकिन यूएई के पास प्रेसिडेंसी और जो क्रिटिक है, आप इज़ एन एक्सपर्ट, इज़ एन एनालिस्ट, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं यूएई के इस इकदाम को? उबैद, एक बात ज़रा देखिएगा, गो बैक टू 20 ईयर्स। ओके, तो उस वक़्त कंजम्पशन जो डिमांड थी या आपकी जो ये इलेक्ट्रिक डिमांड है वो उसका लेवल क्या था? ओके, ग्रेजुअली जूं पॉपुलेशन बढ़ रही है, जूं चीज़ों में जिद्दत आ रही है, तो आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ओके, तो होना तो ये चाहिए था कि डिमांड के साथ इंक्रीज़ होते हुए जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज थे उसको वो मीट करते जाते। गॉट इट। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि जो एक बेस डिमांड है, उस बेस डिमांड के साथ आपके नेचुरल रिसोर्सेज और जो एडिशनल डिमांड हो रही है उसको आपके जो ग्रीन एनर्जी है उसके साथ उसको मीट किया जा रहा है। ओके, वो मीट करके। लेकिन अब एक और भी बात, मैं एक दिन बैठा हुआ था, एक दोस्त से भी बात हो रही थी कि मैंने कहा यार आज की डेट में हम ये कहते हैं कि ये पोल्यूटेड है और हम मान लेते हैं एक बात, और आप ये सारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ जाते हैं और आप ये कहते हैं कि हम पेट्रोल या डीजल जो है गैसोलीन यूज़ नहीं करेंगे, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर 30-40 ईयर्स व्हेन यू हैव टू डिस्पैच ऑल द बैटरीज? तो ये बैटरी कहाँ जाएंगी? उस वक्त जो आपका जो पोल्यूशन होगी या वेस्टेज होगी, और वेस्टेज को डिस्कार्ड करने के लिए आपके पास क्या इक़दाम होंगे? तो आप देखें चैलेंजेस तो हर जगह पे हैं। ओके, ठीक है, लेकिन अब जो इकोनॉमीज जो बेस कर रही हैं ऑयल के ऊपर, तो जाहिर है उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं सस्टेन करना है। द गुड थिंग अबाउट द यूएई, दे आर शिफ्टिंग देयर इकोनॉमी टू द नॉन ऑयल बिजनेसेस। ओके, ओके सर, यूएई की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। बड़े कम अरसे में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, किस तरह, क्या उनका मेन जो आप समझते हैं कि यार ये उनका सबसे बड़ा जो एक सक्सेस रहा है यूएई इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, वो क्या हो सकता है? कौन सा पॉइंट है? देखें, लीडरशिप। ओके, जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है लीडरशिप। ओके, वो अपने इकदाम में बहुत क्लियर है। ओके, जो भी पॉलिसीज़ वो लेके आते हैं, वो पॉलिसीज़ करंट जो अफेयर्स हैं उनको तो वो एड्रेस कर रही होती हैं, लेकिन वो अगले 5-10 साल के जो आने वाले चैलेंजेस हैं उसको भी जो है वो कैटर करते हैं उसके थ्रू। ठीक है। और फिर सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक पॉलिसी दे दी, जैसे हमारे यहाँ होता है पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिसी आ गई, 5 साल का मंसूबा आ गया, लेकिन अब उस मंसूबे के ऊपर काम करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या आप उसके ऊपर उस ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे। तो ये एक चीज़ है कि कोई अपना गोल सेट करना, और ये दूसरी चीज़ है कि उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करना, और उसके अंदर जितने भी जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, उन रिसोर्सेज के ऊपर काम करना। ओके, तो आप अगर देखें यूएई की अभी मिडिल ईस्ट में यूएई इकोनॉमी के लिहाज से 3rd पोजीशन पे है आफ्टर टर्की, सऊदी अरेबिया। ओके, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम की वजह से देखें तो ये पर कैपिटा इनकम इनकी ज़्यादा है, टर्की से ज़्यादा है, और सऊदीया से थोड़ी सी कम है। और मुझे लग रहा है 2024 में जो इनका जीडीपी का मार्जिन जो टारगेट है 4% का, जब ये अचीव कर जाएंगे, यानी 4% तो अचीव कर चुके हैं, बल्कि ये 5%, 4 से ऊपर जाएंगे, तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, ओके। तो ये मैं इसके अंदर जो मेन जो इसको क्रेडिट देता हूँ लीडरशिप को देता हूँ। ठीक है। आसिफ साहब, बिकॉज आई हैव बीन इन पाकिस्तान मीडिया फॉर कपल ऑफ ईयर्स, और मैंने पाकिस्तान की इकॉनमी को थोड़ा सा स्टडी किया है, मैंने पाकिस्तान की लीडरशिप को देखा है, मैंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखा है, और नो डाउट पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, यूएस नेम इट, पाकिस्तान हैव इट।
लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल एंड गैस, उसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर है, यहाँ पे वो चीज़ें वो साइंटिफिकली करा रहे हैं, हमारे पास नेचुरल है। आपके पास पानी, आपके पास यूरेनियम है, आपके पास कोयला है, आपके पास नमक है, आपके पास जिप्सम है, आपके पास बेतहाशा इसके अलावा चीज़ें, आपके पास ज़रात, एक बहुत बड़ा रकबा जो है आपके पास ज़रात के ऊपर है, फिर पानी है, उससे आप रिसोर्सेज पैदा कर सकते हैं, लॉट ऑफ अदर थिंग्स। व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान क्यों नहीं ग्रो कर रहा? यूएई एक बहुत छोटा सा मुल्क, पाकिस्तान उसके मुकाबले बहुत बड़ा मुल्क, बट स्टिल वी लेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसीज़ रही हैं ना हमारी, ओके हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कभी रही ही नहीं, हमारी Okay. डिपेंडेंट पॉलिसी है। ओके आप 1947 के बाद की हिस्ट्री उठा के देख लें, हमारी पॉलिसीज़ डिफेंड करने में लग गई, ठीक है। हमारी पॉलिसी डिपेंडेंट हो गई। उस वक़्त आप देखें जो अमेरिका और जो दूसरे साउथ के यूनियन का जो मामला चल रहा था, ठीक है, उस वक़्त भी हम लोग एक दरमियान में थे, हमें किसी एक को चूज़ करना था। एग्जैक्टली और हम कैपिटलिस्ट सिस्टम में चले गए। वो हम उस सिस्टम में चले गए। अब हमने कभी ऐसा तो सोचा ही नहीं कि हमने अपनी इकोनॉमी को जो है बूस्ट करना है या इकोनॉमी के जो डायरेक्शंस हैं उसकी तरफ रह के काम करना है। अपना मकान बनाने के बजाय हम किराए के घर में रहने लगे। किराए के घर में रहने लगे ठीक, और डिपेंडेंट करते रहे कि एड्स आती रहेगी, चलते रह गए और ये 90 तक यहीं चलता रहा। ठीक, व्हाट डू यू थिंक कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? आपके जहन में अगर मैं ऐसे पूछूं कि आसिफ साहब आपको पाकिस्तान की जो फाइनेंस और इकोनॉमी का साइड दिया जाए, आप क्या स्टेप्स लेंगे सबसे पहले? देखें, सबसे पहले जो ज़रूरी है ना वो फिस्कल मैनेजमेंट है और रेवेन्यू इन्हेंसमेंट है। ओके, फिस्कल मैनेजमेंट, ठीक, जो पाकिस्तान में नहीं है। जो पाकिस्तान में नहीं है। ठीक, दूसरा फिस्कल मैनेजमेंट अगर आम अल्फाज में बताएं कि आपकी जितनी कॉस्ट आ रही है, एक्सपेंडिचर जितना है, रेवेन्यू आपकी जो आ रही है उससे आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, यानी आपके जो अखराजात है वो बड़े हैं, वो ज़्यादा हैं आपकी इनकम से। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, और फिर ये होता है कि जब भी एवरी ईयर जब बजट आता है तो बजट का जो डेफिसिट है, ठीक है, उसको मीट करने के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, आप फिर कर्जा ले रहे हैं। ठीक है, उस फिस्कल जो सर्कल है, जो डिफिसिट आ रहा है, उसकी मैनेजमेंट नहीं कर पा उसकी मैनेजमेंट नहीं कर रहे, आप उसी सर्कल में ही घूमते जा रहे हैं। और क्या होता है कि मजीद अंदर चले जा रहे हैं, डेट पे डेट, डेट पे डेट, और डेट जो आप देखिए रेवेन्यू, अब रेवेन्यू सोर्स क्या है? रेवेन्यू सोर्स जो है कंट्री का, आपके पास टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, आप उसका हाल देख लें। मोस्टली आपके तकरीबन 80 to 85% आपके जो स्मॉल बिजनेस है वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं है। आप जरा इंडिया की तरफ देखें, पिछले 10 साल में मोदी ने डबल जो टैक्स पेयर हैं उनकी रेशो डबल हो गई है। 5 करोड़ से 10 करोड़ पे चले गए हैं। ओके, हम कहाँ पे हैं? 40 लाख पे। और वो 40 लाख क्या हम वो प्रॉपर वहाँ पे रिफॉर्म्स हैं, प्रॉपर जो ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं वो हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, तो पता ही नहीं चलता किसने क्या दिया है क्या नहीं दिया, और बहुत ज़्यादा फ्लॉज है, नो डाउट। तो हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जो दूसरा जो पॉइंट मैं समझता हूँ वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन, उसको प्रमोट करना चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि वो इसके साथ अटैच है। इन्वेस्टमेंट अगर किस स्टेट में थे, व्हाई इज एवरीवन फ्रॉम मिड फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम एशिया, फ्रॉम यूके, यूएस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला रहा है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसके साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की एक सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। सबसे बड़ी बात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे, दफातर के चक्कर में आपको काटने नहीं पड़ते। आप देखें यहाँ यूएई के अंदर आज डिसाइड करें कि मैंने अपना बिजनेस ओपन करना है, आप कल यूएई के किसी दफ्तर में चले जाएं, शाम तक लाइसेंस आपके हाथ में होगा। शायद भी मैं शाम ज़्यादा टाइम लगा गया हूँ, 2-4 आवर्स हो जाते हैं, विद इन फ्यू आवर्स लाइसेंस आपके हाथ में होगा। लेकिन अगर आप बात कर लें अपनी पाकिस्तान कंट्री की, क्या आप समझते हैं कि अगर आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि लेजिटिमेट रजिस्टर्ड बिजनेस लेके चलें, तो आप वहाँ पे करवा सकते हैं। आप अपना लेजिटिमेट बिजनेस, think about it. I have personal experience. I would definitely share it. One of my friend, Dr. Ejaz, तो वो एक फैक्ट्री बनाने का सोच रहे हैं, सूच है जो पाकिस्तान में बहुत कम उसकी है। तो हम जब इसका बजट बना रहे थे तो ये चीज़ बीच में डिस्कस हुई कि यार ये जो लाइसेंसेस, कागजात और जो लेन देन के मामलात हैं, इसके लिए कितना बजट रखें, जस्ट फॉर रिश्वत, ठीक है ना, कि मैंने ये कागजी कार्रवाई के लिए कितना बजट रखना है, उसके बगैर तो होगा नहीं, क्योंकि आपने कितने डिपार्टमेंट्स को ये सारी चीज़ देनी है ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर ऐसे इन्वायरमेंट में आप सर्वाइवल का सोच रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो। अब जब शुरुआत ही ऐसी होनी है
फिर आपने तो फिर यही सोचना है ना कि यार अगर मैं आज एक काम करने जा रहा हूँ, अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ और मुझे अपने पैसे को ला के यहाँ बिजनेस शुरू करने के लिए भी ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, अंडर द टेबल पेमेंट करनी पड़ रही है, तो मैं कल को कैसे इसमें से जो रेवेन्यू जनरेट करूँगा, कैसे अगर मुझे अपना पैसा वापस निकालना पड़ गया तो मैं क्या करूँगा? और सबसे बड़ी चीज़, अगर ये आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ती है, हाउ विल यू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट? बिल्कुल ऐसे कम्पीट, आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर वो कम्पीट नहीं कर पाएगा, आप कैसे सस्टेन कराओगे अपने बिजनेस को? तो इट्स मेन थिंग। मैं आगे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो अगला स्टेप लेना चाहिए वो एक्सपोर्ट जो है उसकी डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए, ओके ट्रेड को लिबरलाइजेशन करना चाहिए, ओके और फिर जो आपका ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना चाहिए, उसको रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए। अभी रिसेंटली आपने देखा ही है जो गंदम के साथ जो हाल हुआ है, ठीक है। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहिए। तो आप क्या इसके अलावा देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आगे कुछ सालों में आपको की बेहतरी नज़र आ रही है? देखें, मैं नाउमीद नहीं हूँ, मैं मायूस नहीं हूँ, मायूसी कुफर है। ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में भी कि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि जिन लोगों ने अपनी जानों पे जुल्म किया वो अल्लाह की रहमत से मायूस हरगिज़ ना हो। ठीक है। मायूस नहीं हूँ। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि अच्छी लीडरशिप पाकिस्तान को मिले, और अगर अच्छी लीडरशिप हो तो मुझे लगता है कि उसको अगर आप 10-15 साल दें। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा जल्दबाज हैं। ठीक है। हम ये देखते हैं कि यार 70 साल का कूड़ा एक दिन में साफ़ हो जाएगा, 5 साल में साफ़ होगा, कभी भी नहीं होगा। आसिफ साहब, एक और चीज़ है, मैं थोड़ा सा अपने जो व्यूवर्स हैं ना और आपको सुनने और चाहने वाले जो हैं उनके लिए एक चीज़ आसान कर देता हूँ। मैं आपके सामने कुछ बिजनेसेस रखूँगा यूएई के, और आप मुझे उसका इनवल जो रेवेन्यू आता है एस्टिमेटेड वैसे ही आप बता दें जो आपके जहन में आ रहा है। डिज़र्ट सफारी का कितना आता होगा यूएई को टूरिज़म और रेवेन्यू की मद में? देखिए, अगर आप कंपेयर टू द जीडीपी करें तो ये जो सिर्फ डेजर्ट का लेस देन 1% है, लेकिन इट्स अ ह्यूज अमाउंट टूरिज्म आ रही है टूरिज्म। लेकिन अगर ओवरऑल टूरिज्म की बात करें, ठीक है, तो टूरिज्म ओवरऑल टूरिज्म किस चीज़ के लिए आ रही है? डेजर्ट के लिए आ रही है, बीचेस के लिए आ रही है, एनवायरनमेंट के लिए आ रही है, एनवायरनमेंट के लिए आ रही है, सेफर एनवायरनमेंट के लिए, सेफर एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये चीज़ कैलकुलेट कर रहा था विद वन ऑफ माय फ्रेंड कि पाकिस्तान में आपके पास दुबई से बेहतरीन डेजर्ट है, आपके पास कोल्ड डेजर्ट है गिलगित का, आपके पास इस जैसा वार्म डेजर्ट है, आपके पास बीचेस हैं। लेकिन हमने क्या हाल किया हुआ है, हमने क्या सिचुएशन की हुई, जो आपने बात की, हमारे पास जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसेस ऑन दिस प्लानट अर्थ, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। तो अब नहीं कर रहे, उससे रेवेन्यू नहीं जनरेट करवा रहे। एक टाइम पे था मेरे ख्याल में 2018 ऑनवर्ड्स टू 2020 आप बेहतरीन ममालिक में शुमार की जा रहे थे फॉर टूरिज्म, एंड आफ्टर दैट क्या हो रहा, आप सब बेहतर जानते हैं कि क्या चीज़ हो गई है। देखें, जो लॉ इन्फोर्समेंट है, जो द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप यहाँ देखें, यूए के अंदर मोर देन 160 जो कंट्रीज़ हैं उसके लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, रात के 3 बजे निकलें, 4 बजे निकलें, 2 बजे निकलें, कोई ख़तरा नहीं है। आप गाड़ी पे अकेले जहाँ मर्जी, ये सिर्फ दुबई की बात नहीं कर रहा, आप उठ के आप चले जाएं डेजर्ट की आप बात कर रहे हैं, आप चले जाएं फुजेरा चले जाएं, अलैन चले जाएं, आप किसी भी ऐसी जो स्पॉट हैं जहाँ पे लोग जाते हैं फ्रेशमेंट के लिए, आप चले जाएं। आपको कोई आपके जहन के किसी कोने में भी ये बात नहीं होगी कि यार कुछ हो सकता है। ठीक। बल्कि यहाँ ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो मैं सलाम पेश करना चाहूँगा जो यूएई की जो पुलिस है, वो सर आप वो गाड़ी खड़ी करके आपकी वो खुद जो है वो टायर चेंज कर रहे होते हैं अगर कोई फीमेल है, और अगर कोई मेल है तो उसको उसके असिस्टेंस का उसका पूछ रहे होते हैं कि भाई तुम्हें कुछ चाहिए बताओ। मैं खुद इस चीज़ का शाहिद हूँ। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है ना जो यहाँ पे काम करी, हमारे वाले कुछ और काम कर रहे हैं। खैर फेयर एनफ, एक और सेगमेंट की तरफ आते हैं। मेरी टीम ने आपके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की है, और आपके पास इन सवालों के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड है, आपने जवाब देना है 3 सेकंड के अंदर। अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हैं तो यू मे लॉस सॉर्ट ऑफ मनी जो आपसे भी हमने गारंटी में रखवाना है। तो अब आपके ऊपर है कि आप 500 दरम लूज़ करेंगे अगर आप 3 दरम से ज़्यादा जाते हैं, या आप उसको गेन करते हैं। तो सवालों के कुछ हमें आपके दोस्तों के नाम क्या पता है, तो हमने थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन रखे हुए हैं, बट जाना चाहते हैं तो फॉर सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट।
तो क्या आप तैयार हैं इस राउंड के लिए? इट्स अ रैपिड फायर राउंड. सर मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना. ओके सर, बिगेस्ट लाई यू हैव एवर टोल्ड. 1 2. सर पहला हार गए आप, लेकिन फिर भी बता दें, टाइम नहीं है. अच्छा, अब क्योंकि मैं हार गया हूँ तो मैंने एक चीज़ ऑप्ट की है, मैं झूठ कोशिश करता हूँ कम बोलूँ. ओके. लेकिन कुछ चीज़ें बाज़ औक़ात झूठ जो है वो किसी ऐसी चीज़ के लिए बोला जाता है कि यार इसके सामने आने से किसी कोई और बड़ा बहुत बड़ा मामला ना हो जाए. लेकिन यह है कि किसी को फाइनेंशियल कोई इसमें चीटिंग नहीं है, किसी को फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. सर इसके बाद आपने टाइम नहीं लेना. सर इफ़ यू कुड कमिट वन क्राइम विदाउट नोइंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, क्या जुर्म करना चाहेंगे आप? क्या माइंड में आ रहा है? सिगरेट पीना चाहूँगा. सिगरेट पीना चाहेंगे? अकेले या किसी के साथ? अच्छा ठीक है. मोस्ट चाइल्डिश थिंग यू स्टिल डू. मोस्ट चाइल्डिश थिंग यू स्टिल डू. घर में जब होता हूँ हाँ. अकेला, तो वो जो बच्चा है वो सामने आता है तो क्या करते हैं, वही पूछ रहा हूँ मैं. बाज़ औक़ात अपने से बातें करता हूँ. ओके ओके ओके. अच्छा सर, आपके पास टाइम नहीं, अपने जवाब फ़ौरन देना है. आप किसी स्पेस रॉकेट में जा रहे हैं और आपके पास 3 आपके दोस्त हैं. नवीद साहब, डॉक्टर शफीक साहब और उसके साथ इश्तियाक साहब. ये तीनों आपके साथ हैं. आप जो वापसी पे आएंगे तो एक दोस्त को आपने उधर ही छोड़ना है, एक को आपने बीच हवा में छोड़ना है, एक को आप अपने साथ ज़मीन पे लेके वापस आ सकते हैं. तो ऑप्शन आपके पास है नवीद साहब, डॉक्टर शफीक साहब और इश्तियाक साहब. किसको ऊपर छोड़ेंगे, किसको हवा में और किसको नीचे लेके आएंगे? पास कर सकते हैं एक नहीं. अच्छा, शफीक भाई, नवीद भाई, मैं आंसर सिर्फ इनके लिए. नहीं, मेरे लिए नहीं है ये, बिल्कुल ऑनेस्टली है जो इनके दिल से निकल रहा है, मुझ पे ना डालिएगा. अच्छा, शफीक साहब क्योंकि हमेशा वो बड़ी सोच रखते हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, ऊपर ही छोड़ बड़े रहे हैं. प्यार हैं, तो उनको चाहूँगा कि वो वहाँ पे अच्छा, रहें जो और ऊपर रहें तो वो वापस नहीं आ सकते, उसको रिसर्च आप. करें वो, क्योंकि वो वहाँ से भी लोगों की खिदमत करेंगे. Okay, इज दैट काइंड ऑफ पर्सन. ओके, आई डिप्लोमेटिक. हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. ओके, हवा में किसी छोड़ रहे हैं? नवीद भाई जो हैं वो उनको, नवीद भाई माफ़ी चाहता हूँ आपसे. और इश्तियाक को साथ ले आऊँगा. इश्तियाक को साथ लेके आ जाएं. इश्तियाक को साथ ले आऊँगा. ठीक हो गया जनाब. हुज एडवाइस वुड यू टेक, इश्तियाक और नवीद? टाइम नहीं, आप पैसे हार रहे हैं. नवीद. नवीद की. ओके जी. हुज कुकिंग वुड यू प्रेफर, इश्तियाक साहब और डॉक्टर शफीक? अच्छा, दोनों की मैंने कभी नहीं. ओके. हुज फैशन सेंस वुड यू फॉलो, इश्तियाक और नवीद? इश्तियाक को कर लेते. इश्तियाक को करेंगे. ओके. हुज टेस्ट इन मूवीज वुड यू ट्रस्ट मोर, नवीद साहब और इश्तियाक साहब? इसमें मुझे लगता है नवीद का अच्छा taste. नवीद का अच्छा है. हुज जोक्स वुड यू फाइंड मोर फनीयर, इश्तियाक साहब और डॉक्टर शफीक साहब? डॉक्टर शफीक साहब. डॉक्टर शफीक साहब. ओके. शफीक साहब कदी सानू भी सुनाओ ना, ये बड़े जोक्स और फ़नी मुजाहरे हम भी सुनना चाहते हैं. इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ सेटिंग होगी. हु वुड यू ट्रस्ट टू गिव योर कैरियर एडवाइस, नवीद साहब और इश्तियाक साहब? इश्तियाक. इश्तियाक. ओके. Whose taste in music would you trust more, Dr. Shafiq Saab or Dr. Imran Saab? Can you repeat again? Whose taste in music would you trust more, Dr. Shafiq Saab और Dr. Imran Saab? ओके. आपको किसी एक होटल में जो कि बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे हो, कोई एक ऐसा कॉफ़ी सिटिंग वो आप करना चाहेंगे और आपके पास ऑप्शन है योर बेटर हाफ in future or still anyone you love right now or Dr. Imran साहब? नहीं, फिर मैं वो फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा. कौन से वाले पे? द बेटर हाफ इन द फ्यूचर. ओके ओके, गॉट इट. डॉक्टर इमरान साहब, यू आर इम्पोर्टेंट बट नॉट मोर देन बेटर हाफ. ओके जी. रिमेन सिंगल और सेटल फॉर द रॉन्ग पर्सन? रिमेन सिंगल इन दैट केस. ओके. मैरी फॉर लॉ और कन्वीनियंस के लिए कुछ लोग करते हैं. मुश्किल सवाल. कन्वीनियंट. ओके जी. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और कैजुअल, नो, लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म. ओके जी. स्टे फ्रेंड्स विद एन एक्स और कट टाइज कंप्लीटली? कंप्लीटली टाई. Completely. Okay. Trust issues or commitment issues?
in business commitments, in the personal trust. Trust. Okay. Looks or personality matters any, partner. मैटर भी करती हैं, लेकिन अब जो आप बड़े होते हैं आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ लुक मैटर नहीं करती, उसके पीछे बहुत से और फैक्टर्स हैं. Who do you idealize? A jealous partner or possessive partner? दोनों को नहीं. दोनों को नहीं. Okay. Sir, end में क्या एडवाइस करना चाहेंगे for those who like thinking about to pursue their career in UAE? What would you advise to them? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपने अंदर बिलीव पैदा करें. और बिलीव के लिए ज़रूरी है कि आपका अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल हो. Okay. क्योंकि अल्लाह बहुत बहुत बड़ा है, रहमान है, रहीम है. और वो कभी भी जिस शख्स ने, अपने बंदे ने अल्लाह की ज़ात पे यकीन तवक्कुल रखा है, उसने उससे कभी मायूस नहीं किया. ठीक. और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है. Okay. यानी सबसे पहले आपने गोल सेट करो, अपने अंदर यकीन पैदा करो. उस यकीन के बाद अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखो. और फिर जो अगला इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी जो कंपनी है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने सुना होगा कि मैन नोन बाय द कंपनी हु ही कीप्स. एक बहुत मशहूर सा फ्रेज़ है कि इंसान अपने दोस्तों से जाना जाता है. लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इंसान को आज जो वक्त है उसमें ये देखना है कि आपने किस से पीछे हटना है. Exactly. मुआशरा हमारा, स्पेशली हम जिस मुआशरे की से बिलोंग करते हैं, मुआशरा देखें तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा. लोग आपको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते. आप सोचते हैं, आज सोचते हैं मैं ये काम करूंगा, 10 लोग आपके दरमियान खड़े हो जाते हैं. ऐसे ही. आपने सबसे बड़ा काम ये करना है कि उन लोगों से हटना है. उन लोगों से जान छुड़ानी है. ऐसे ही. आप ऐसे इन्वायरमेंट में जाना है जो पॉजिटिव हो, ऐसे ही. जो आपको आगे लेके चले. एग्जैक्टली. आप देखें, अगर एक कील है ना, अगर वो पानी में फेंकते हैं तो वो पानी में डूब जाता है. वही कील आप किसी लकड़ में, किसी तख्ते में लगाएं और उसको पानी में छोड़ें, तख्ता भी चलेगा और कील भी चलेगा. एग्जैक्टली. आसिफ साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा, और वो है जो आजकल की नस्ल में नहीं है, जिनके पास उनके वालिदैन हैं, उनको उसका एहसास नहीं है, और दे डोंट नो इवन देयर वैल्यूज़, कि अगर ये वालिदैन कल को नहीं होते तो क्या चीज़ होती है. आप और मैं वो हैं जिनके पास ये वाला तोहफ़ा नहीं है. अनफॉर्चुनेटली हम इससे महरूम हैं. थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा ताकि उन लोगों को एहसास हो जिनके पास उनके वालिदैन हैं लेकिन कदर नहीं है. अगर आसिफ भाई इस प्रोग्राम के अख्ताम में सिर्फ उस कैफियत का इजहार करे कि आज जो आसिफ है, जिससे लोग इंस्पायरेशन लेते हैं, अगर वो सोनी माँ आज ज़िंदा हो, सामने बैठे हो, अब क्या इजहार करेंगे, क्या आपकी ख्वाहिश होगी? उबैद, क्या कहना चाहेंगे? लेट्स से अगर वालदा मोहतरमा आपके सामने हो अभी. उबैद, मेरी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी ख्वाहिश, अगर मैं उस ख्वाहिश का इजहार कर पाऊँ प्रॉपरली, तो वो ये है कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती, मैं अपनी सैलरी लेता तो उसके हाथों में देता. कि एक ऐसा, आई एम रियली सॉरी, मैं कभी भी इस चक्कर से नहीं निकल पाया. मैंने कभी सुना था कि जो बूढ़े लोग 70-80 साल के हो जाते हैं ना, वो भी माँ को याद करके रोते हैं. हकीकत है. दिल करता है यार माँ हो. मुश्किलात से घबराया नहीं हूँ, मुश्किलात ने मुझे मजबूत किया है, लेकिन दिल करता है वो हो, उसके पास जाऊँ, जाके बैठूँ. वो अपने पिछले दिनों ना टिकटॉक पे एक बड़ा अच्छा सा वो चल रहा था, जिसमें लड़की कह रही थी, वो इधर आ, मैं सिर मुंडे रख, ऐसी दी तैसी तेरे दुखांगी. कसम खुदा की दिल करता है माँ हो, उसकी झोली में जाके सर रखूँ.
और वो एक दफ़ा शफ़क़त से सर पे हाथ रखे, तैसी की तैसी दुखूंगी। तो अपने लोगों से, अपनी जनरेशन से, अपने प्यारों से यही कहूँगा कि ये बहुत अनमोल रिश्ते हैं, ये अनमोल तोहफ़े हैं अल्लाह की तरफ से। आप सिर्फ इस बात को ही अगर समझ लेना कि जब अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का इजहार करने की बात की तो कहा कि मुझे तुमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार है। उसने नहीं कहा कि मुझे तुझे 70 माओं की बजाय 70 बाप से ज़्यादा प्यार है। तो अगर माँ का नाम लिया है तो इसका मतलब है ना कि उसके अंदर कोई बात है। ऐसे ही थैंक यू सो मच आसिफ साहब, आज आप हमारे शो में आए और आपने आज हमारे यूआई के शो को रौनक बख्शी है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बी ऑलवेज विद मी, और हमेशा शो को देखा, उसको अप्रिशिएट किया। और मैं जब अपने शो में गेस्ट को बुलाता हूँ तो उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि ख़ुद भी कुछ सीखूँ और आप लोगों के सामने भी कुछ उनके एक्सपीरियंसेस को रखूँ। सो अगर आपने अभी तक मेरे शो को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया तो अभी कीजिएगा, ताकि आपको मेरी तमाम तर वीडियोस बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।